दोस्तों और साथियों, हमारी उम्मीद किताब के इस YouTube चैनल पर मैं इंतखाब आलम आपकी मौजूदगी का एक बार फिर से खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, आज हम मुस्लिम समाज में फैले एक सबसे बड़े वहम, एक मिसकंसेप्शन पर बात करना चाहते हैं। और ये वहम दरअसल ये है कि इल्म दो तरह के होते हैं, एक दीनी इल्म और एक दुनियावी इल्म। अगर हम मुस्लिम समाज के अलग अलग लोगों, अलग अलग आलिमों से इस मौजू पर बात करें तो वह हमें इनके बीच अनगिनत फ़र्क बताते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों इल्म वाकई अलग अलग हैं। हम भी उनकी इन दलीलों पर शिद्दत से यकीन करते हैं और इस तरह ये वहम हमेशा बना रहता है। इस मुद्दे पर आगे बात करने से पहले हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि यहाँ हम किन्हीं लोगों या किन्हीं आलिमों पर कोई सवाल या कोई एतराज़ खड़ा करने की कोशिश नहीं करना चाहते, बल्कि हम यहाँ सिर्फ इस मुद्दे से जुड़े उन पहलुओं को उजागर करना चाहते हैं जिन पर एक आम मुसलमान अक्सर गौर नहीं करता। और अगर ये पहलू उसके सामने रख दिए जाएं तब वह खुद ही ये फैसला कर सकता है कि ये दोनों इल्म अलग अलग हैं या फिर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो आइए बात शुरू करते हैं। जिसे हम दीनी इल्म कहते हैं वह हमारे पास कुरान, हदीस और इस्लामी तारीख़ यानी हिस्ट्री की शक्ल में मौजूद है, जिसे हमने पिछले 1400 सालों की मशक्क़त से इसकी मौजूदा शक्ल में हासिल किया है। हमारे मज़हब का ये दावा है कि ये इल्म, जिसे इल्म खुदा भी कहते हैं, रसूलों, नबियों और पैगंबरों के ज़रिए हम तक पहुँचा है, जिसे इसकी मुकम्मल शक्ल देने का काम आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंजाम दिया और जिसे उनके बाद के लोगों और उनके साथियों ने कुरान और उनकी अहदीस की शक्ल में महफूज किया। इस इल्म के मुताल्लिक मुस्लिम दुनिया के जो भी दावे हैं उनका लब्बो-लुबाब यह है कि ये इल्म क्योंकि खुदा से मंसूब है और इल्म गैब इसमें शामिल है, लिहाजा ये किसी भी दूसरे इल्म से बुलंदो बाला है और इसीलिए काबिल एहतराम है। दीन इस्लाम के मानने वाले हर फ़िरके के लोग भी इस मजहबी दावे से मुत्तफ़िक़ हैं। सिर्फ वह इस दावे की तशरीह अपने अपने फ़िरके के अक़ीदे की बुनियाद पर करते हैं। फ़िरक़ों के मसले पर हम वीडियो 7 में पहले ही बात कर चुके हैं और जल्द ही हम इस मुद्दे पर गहराई से रोशनी डालते हुए एक और वीडियो लेकर हाजिर होंगे, इसलिए फ़िलहाल हम इस मुद्दे पर यहाँ बात नहीं करेंगे। तो ये तो बात रही इल्म दीन की। आइए अब उस इल्म की बात करते हैं जिसे हम इल्म दुनिया या दुनियावी इल्म मानते हैं। दुनियावी इल्म को 3 बड़े शोबों में तकसीम करते हुए हम इस मुद्दे पर अपनी बात कहेंगे और ये 3 शोबे बुनियादी तौर पर साइंस, मैथमेटिक्स और इकनॉमिक्स हैं, क्योंकि हर पैमाने पर सिर्फ यही 3 इल्म इस तमाम दुनिया को चलाने का काम करते हैं। इसके अलावा दुनिया के बाकी सभी इल्म जिन्हें इंसान ने अपनी ज़िहानत और अपनी जुस्तजू से ईजाद या दरियाफ्त किया है, वह सब भी आखिर में कहीं ना कहीं इन्हीं 3 इल्मों से आकर जुड़ जाते हैं। तो आइए सबसे पहले साइंस की बात करते हैं। साइंस दुनियावी इल्म कहे जाने वाले निज़ाम का एक ऐसा शोबा है जिसका बुनियादी काम इस दुनिया और इस कायनात को समझना है। इसकी शुरुआत कब और कैसे होती है इसका अंदाज़ा लगाना भी नामुमकिन है, लेकिन अगर हम कहें कि जिस दिन इंसान के दिमाग में इस दुनिया या इस कायनात को लेकर कोई पहला सवाल पैदा हुआ, उसी दिन से इस इल्म की शुरुआत होती है, तो शायद हमारा ऐसा कहना दुरुस्त होगा। साइंस के मुताल्लिक जो पहली बात हमें कबूल कर लेनी चाहिए वह यह है कि ये किसी भी तरह से ख़ुद को गढ़ता नहीं है, बल्कि कुदरत ने जो कुछ भी इस दुनिया या इस कायनात में पैदा किया है उसे ढूंढता और उसे इंसान के हक़ में इस्तेमाल करने के रास्ते ईजाद करता है, जिसे इंसानी दिमाग की अंदाज़ा लगाने की क़ुव्वत और ज़्यादा फ़रोग़ देती है। हम और आप जिन चीज़ों के आज आदी हैं और जिन्हें हम दुनियावी इल्म के ज़रिए पैदा करदा ईजाद मानते हैं, अगर हम उनके पीछे काम कर रहे साइंसी फ़लसफ़ों को समझें तो हम पाएंगे कि ये सभी चीज़ें किसी न किसी कुदरती उसूल पर काम करती हैं, जिन्हें इंसान ने नहीं बल्कि उस ताकत ने खल्क़ किया है जिसे अलग अलग मज़हब के लोग
अलग अलग नाम से पुकारते हैं। मिसाल के तौर पर आपके घर तक पहुंचने वाली बिजली और बारिश के वक्त बादलों में पैदा होने वाली बिजली दोनों एक ही हैं। सिर्फ इंसान ने इसे बादलों के बाहर पैदा करना सीख लिया है, जिसके मानी हरगिज़ ये नहीं है कि ऐसा करने से उसने कुदरत के ख़िलाफ़ कोई एहतिजाज पैदा किया है, बल्कि इसके मानी यह है कि उसने अपने सोचने समझने की काबिलियत के ज़रिए एक कुदरती निज़ाम को अपनी बेहतरी की जानिब मोड़ लिया है। हम आपको ऐसी और भी अनगिनत मिसालें दे सकते हैं जो हमारी इस दलील की तायीद करेंगी, लेकिन ऐसा करने से बात लंबी हो जाएगी, जबकि हम इसे मुख्तसर ही रखना चाहते हैं। दी गई दलील के ज़रिए हम आपकी तवज्जो महज इस बात की जानिब खींचना चाहते हैं कि कुदरत को समझने की कोशिश करने वाला कोई भी इल्म दुनियावी इल्म नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा करने वाले किसी भी इल्म में इंसानी मदाखलत यानी छेड़छाड़ मुमकिन नहीं है, जिसकी वजह यह है कि कुदरत अपनी बनाई हर शय के उसूल पहले ही तय कर चुकी है, और इंसान जब भी उसके उसूलों को बदलने की कोशिश करता है तब कुदरत एक नया उसूल खल्क कर देती है। यानी ये तय है कि ये सारा निज़ाम खुदाई निज़ाम है, इसलिए इसे इल्म खुदा कहना ही बेहतर है, इल्म दुनिया कहना नहीं। याद रखिए, कुदरती उसूलों और कानूनों को समझना और उन्हें अपने ज़ेर दस्त कर लेना ही मुल्कों और कौमों को ताकतवर बनाता है, जबकि हमें यह समझाया जाता है कि बड़े बड़े मुल्कों और दीगर कौमों की ताकत व तवानाई शयातीन से मंसूब है। लेकिन इस दलील को हम जब भी परखने की कोशिश करेंगे इसे झूठ ही पाएंगे। आइए अब मैथमेटिक्स यानी रियाजियत की बात करते हैं। ये एक ऐसा मौजू है जिसने इस दुनिया को सबसे ज़्यादा ईजाद दी हैं और आगे भी देता रहेगा। ये इल्म खालिस तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ अपने कुदरती उसूलों पर चलता है, जिसमें किसी भी किस्म की आमेजिश यानी मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं है। दुनिया को जो ताकत व तवानाई ये मौजू बख्शता है, किसी और इल्म में वो तवानाई मौजूद हो इसके इम्कान तक मुमकिन नहीं है। हमारी उम्मीद किताब में हमने इस मौजू पर एक पूरा चैप्टर लिखा है, जिसके एक हिस्से को अगर हम यहाँ पेश करें तो हम इस मौजू की अहमियत आपको समझा पाएंगे। मैथमेटिक्स के ताल्लुक़ से ये बात इस कायनात के हर गोशे में एक हकीकत है कि यह अपने उसूल ख़ुद तय करने वाला एक ऐसा निज़ाम, एक ऐसा शोबा है जिस पर कुदरत का हर एक कानून आकर मुनस्सिर हो जाता है। इस इल्म को समझे बिना ना ही कुदरत समझ आती है और ना ही कायनात। हैरानी की बात यह है कि ये पैदा भी खुद ब खुद होता है और किसी भी किस्म की खुदाई खिलकत से परे है। आपको ये बात अजीब लग सकती है, लेकिन हमारी दलील का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब कुछ भी मौजूद नहीं होता तब भी मैथमेटिक्स मौजूद होता है। यानी जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ भी एक सिफ़र, एक ज़ीरो मौजूद है, और जैसे ही वहाँ कुछ खल्क होता है तो अपने आप ही उसकी तादाद की शुमारी यानी उसकी गिनती भी खल्क हो जाती है, जिसका सीधा ताल्लुक़ मैथमेटिक्स से जाकर ही जुड़ता है। इंसान या शयातीन के दस्ते कुदरत में ये इख्तियार नहीं है कि वह इस मौजू में कोई तब्दीली पैदा कर सकें, जबकि इस मौजू के दस्ते कुदरत में है कि ये पूरी कायनात को काबू कर सके। इस मौजू की कैलकुलेशंस इस कायनात में किस शय को नहीं चला रही हैं या किस शय को काबू नहीं किए हुए हैं, इसका हमें इल्म नहीं। अगर हम कहें कि कुदरत ने ऐसा कुछ भी खल्क नहीं किया है जो इस मौजू की हद से बाहर रहता हो, तो आपको हमारी ये बात गुनाह या शिर्क लग सकती है, मगर खुदा की बनाई इस कायनात की यही हकीकत है। हद्तां कि हमारी दुआओं का ताल्लुक़ भी इसी इल्म से जाकर जुड़ता है। हमारी ये दलील कोई सनसनीखेज़ दलील या किसी किस्म की कोई शरारत नहीं है, बल्कि ये एक नाकाबिले यकीन हकीकत है जिसका खुलासा हमने हमारी उम्मीद किताब में कर दिया है। इसलिए इस मौजू को नज़रअंदाज करना किसी भी कौम, किसी भी मुल्क के लिए दुनिया और तरक्की की दौड़ में पिछड़ जाने के बराबर है, और इस इल्म को दुनियावी इल्म समझना किसी इंसान की गई सबसे बड़ी भूल है। आखिर में अब हम इकोनॉमिक्स
यानी माशियात की बात करेंगे। इकोनॉमिक्स का ताल्लुक इंसान के तलब यानी डिमांड करने और उस तलब की फराहमी यानी सप्लाई से जुड़ा हुआ है। हज़ारों साल पहले इंसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो कुछ भी तलब करता था उसे कुदरत से हासिल कर लेता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी तलब बढ़ती गई, जिसकी फराहमी के लिए उसे इस निज़ाम की जानिब मुड़ना पड़ा। यह निज़ाम कुदरत से कैसे जुड़ा हुआ है, इसके लिए जो एक दलील काफ़ी है वह यह है कि कुदरत जुग्राफियाई तौर पर ख़ुद ये तय करती है कि ज़मीन के किसी ख़ास हिस्से में रहने वाले इंसानों और दीगर मखलूक के लिए किस तरह की ग़िज़ा और किस तरह की दूसरी चीज़ों की ज़रूरत है, ताकि कुदरत की पैदा करदा कोई भी शय ज़ाया न चली जाए। मिसाल के तौर पर ठंडे इलाक़ों में पैदा होने वाली ग़िज़ाएँ गर्म इलाक़ों में पैदा होने वाली ग़िज़ाओं से ज़्यादा रोगनी होती हैं, क्योंकि ठंडे इलाक़ों में रहने वाले लोगों और दीगर मखलूक को ज़िंदा रहने के लिए गर्म इलाक़ों में रहने वालों के मुकाबिल ज़्यादा चर्बी यानी वसा की ज़रूरत होती है। इस मिसाल से ये बात आसानी से समझ आती है कि कुदरत ज़मीन के हर हिस्से में सिर्फ़ वही चीज़ पैदा करती है जो उस ज़मीन पर रहने वाली मखलूक के ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। किसी ख़ास जगह पैदा होने वाली किसी ख़ास किस्म की एक शय को ऐसी जगह फराहम कराना जहाँ वे पैदा नहीं होती, दरअसल यही इंसानी इकोनॉमिक्स की असल बुनियाद है। जबकि कुदरती पैदावार के बीच पैदा हुआ तवाज़ुन यानी बैलेंस ही कुदरत की इकोनॉमिक्स है। मुख्तसर ये कि कुदरत की इकोनॉमिक्स भी तलब और फराहमी से जुड़ा एक इल्म है, सिर्फ इसमें इंसानी मालो दौलत शामिल नहीं जो कि इंसानी इकोनॉमिक्स में शामिल है। इसलिए कुदरती असबाब के बंटवारे से जुड़ा ये इल्म भी कुदरती उसूलों पर चलता है, जिसे क्योंकि हम कभी कुदरत से जोड़कर नहीं देखते, इसलिए इसे भी दुनियावी इल्म की फहरिस्त में शामिल कर लेते हैं। जो कि सही है या गलत, इसका फ़ैसला अब आप खुद कीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि जिन्हें हम दुनियावी इल्म समझकर एक अलग मुकाम पर रखने की कोशिश करते हैं, दरअसल वह कुदरत को पहचानने और उसके काम करने के तरीक़ों को नकल करने वाले अलग अलग निज़ाम ही हैं। अगर इनमें इंसानी मदाखलत शामिल हो भी जाए तो भी ये अपने कुदरती उसूलों को कभी छोड़ते नहीं हैं, और क्योंकि ये कुदरत से सीधे जुड़े हुए हैं, ऐसे में इन्हें दुनियावी इल्म क्यों कर कहा जाना चाहिए, इसका फ़ैसला हम आप पर छोड़ते हैं। जो कुछ हमने अब तक इस वीडियो में कहा, उसके बाद हमारा फ़कत इतना ही कहना है कि हमें अपने बच्चों और अपनी आने वाली नस्लों को भी इन सभी मौज़ूआत और इल्म से वाकिफ़ रखना चाहिए, बल्कि इनमें उस्तादी हासिल करने के लिए हमें उनकी हौसला अफजाई भी करनी चाहिए, ताकि वह भी अल्लाह की बनाई इस तमाम कायनात को समझ और इसे अपने हक़ में इस्तेमाल करना सीख सकें। याद रखिए, दुनिया के सभी तरक्की याफ्ता मुल्क अपनी मालो दौलत का एक बहुत बड़ा हिस्सा कुदरत के इन्हीं उसूलों को समझने और इन्हें अपने ज़ेर दस्त करने की रिसर्च पर सर्फ करते हैं। जब हम अपना माल इन्हीं मुल्कों में बनी आज के ज़माने की किन्हीं चीज़ों को फ़रोख्त करने में सर्फ कर रहे होते हैं, तब दरअसल हम कुदरत के अलग अलग कानूनों पर चलने वाले ऐसे असबाब ख़रीद रहे होते हैं जिन कानूनों को समझने में हम खुद कामयाब ना हो सके। तो अज़ीज़ों, यहाँ अपनी बात को पूरी करते हुए हम आपसे एक बार फिर से अपील करेंगे कि एक बार हमारी उम्मीदें किताब ज़रूर पढ़ें। ये किताब आपके जहन में उठने वाले बहुत से अनसुलझे सवालों के बेहतरीन जवाब देती है। साथ ही साथ आपसे अपील है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही उस छोटी सी घंटी को भी दबा दें जो हमारे हर नए वीडियो की खबर आपको देती है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।